अरे भाभी चाय तो बन गई है, लेकिन चाय के साथ आपके घर वालों को क्या देना है? अरे ये कोई पूछने की बात है क्या शालू? चाय के साथ नाश्ता ही तो लगाएगी ना तू, बिना बात ना टाइम पास करती है। अरे भाभी चाय के साथ नाश्ता देना है ये तो मुझे भी पता है, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि नाश्ते में क्या लगाऊं। वो फिर वही बात, तुझे नहीं पता कि मेहमानों के सामने क्या रखा जाता है? जा जाकर रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और काजू मिक्सचर उठा ला, और हाँ वो बटर कुकीज भी लगा देना। अरे भाभी अगर ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और बटर कुकीज मुझे दिख गई होती ना तो मैं इतनी देर से आपसे सवाल जवाब ना कर रही होती। अरे तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बताना, क्यों टाइम पास कर रही है? देख तो सही कितना काम पड़ा हुआ है, अभी सबके लिए लंच भी तो बनाना है। अरे मेरी भाभी रैक में से रोस्टेड ड्राई फ्रूट, नमकीन, बिस्किट, कुकीज सब गायब है, सिर्फ ये 10 रुपए वाला पार्ले जी का बिस्किट रखा हुआ है वहां पर। अब आप कहो तो पार्ले जी बिस्किट लगा दूं चाय के साथ, वरना ऐसी ही सूखी सूखी चाय ले जाओ। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सब सामान कहाँ चला जाएगा? तो रुक, मैं अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ। मम्मी जी तो 1 घंटे पहले ही कीर्तन में चली गई। क्या? मम्मी जी कीर्तन में चली गई? मम्मी जी तो कभी कीर्तन में नहीं जाती, उन्हें भजन कीर्तन करना कब से अच्छा लगने लग गया। अब ये तो जब मम्मी जी आएंगे ना तो आप उन्हीं से पूछ लेना। लेकिन फिलहाल की ताज़ा खबर ये है कि आपके घर से जब फोन आया था कि आपकी मम्मी, पापा और भैया भाभी आने वाले हैं, उसके आधे घंटे बाद ही मम्मी जी कीर्तन में जाने का कहकर यहाँ से रफू चक्कर हो गई थी और बोल रही थी शाम से पहले वापस नहीं आने वाली। अरे तो फिर क्या करें? मेहमानों के सामने ऐसे ही पार्ले जी बिस्किट लेकर जाएगी क्या? अरे भाभी जल्दी बताओ ना, क्या करूँ, चाय ठंडी हुई जा रही है। अच्छा ठीक है, तू ले जा ये पार्ले जी का बिस्किट, और सुन मेरे कमरे में ना मूंग दाल की नमकीन रखी है, वही लगा दे फिलहाल, बाकी देखते हैं। जिठानी नीलू को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी कि मेहमानों के सामने परोसे जाने वाले रोस्टेड ड्राई फ्रूट आज अपनी जगह से गायब कैसे हो गए थे। फिलहाल तो नीलू और शालू घर आए मेहमानों की खातिर में व्यस्त थी, इसलिए दोनों चाय नाश्ता लगाने के बाद लंच की तैयारी में जुट जाती हैं। 2-3 घंटे में लंच करने के बाद नीलू के घर वाले वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं 3 दिन बाद। ऐसे कैसे सूखी सूखी चाय पी रही है? ये देख, ये रोस्टेड काजू है, एक बार ट्राई करके देख, मसाले चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं निर्मला, तुझे पता है ना मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा तला भुना नहीं खाती। अरे मुझे पता है तुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो निश्चिंत होकर ये काजू खा। इन्हें मैंने कोई घी या तेल में रोस्ट नहीं किया, अरे ड्राई रोस्टेड है, एयर फ्रायर से ड्राई रोस्ट किया है सारे ड्राई फ्रूट। अरे भाई टेस्ट अपनी जगह है, लेकिन हेल्थ का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अच्छा ये वाली ना चॉकलेट कुकीज ट्राई कर, मैं इंदिरा मार्केट से लेकर आई हूँ, एकदम इम्पोर्टेड है। अरे यार मुझे तो चॉकलेट कतई पसंद नहीं, मैं ना ये मखाने ही खा लेती हूँ। हाँ बात तो तेरी सही है, ये उम्र की बात होती है, अब हमारी उम्र में कहाँ चॉकलेट अच्छा लगेगा। अच्छा तो ये बटर कुकी ट्राई कर, बड़ी टेस्टी है सच में। सास निर्मला अपनी सहेली अनुपमा को बड़े प्यार से टेबल पर बिछे नाश्ते को खिलाने के लिए जिद कर रही थी। ऐसा नहीं था कि निर्मला आज पहली बार किसी की आओ भगत कर रही है, बल्कि निर्मला को तो मेहमानों की आओ भगत करना बड़ा ही पसंद था। घर में चाहे कोई भी मेहमान आ जाए, उनके लिए वो एक से बढ़कर एक बढ़िया व्यंजन परोसती और उनकी खूब आओ भगत करती। निर्मला निवास कोई आम भारतीय परिवार नहीं था। बंसल जी साड़ी वाले के नाम से निर्मला के पति विनित बंसल की दामिनी मार्केट में बहुत बड़ी दुकान थी। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए घर आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में बजट की चिंता किए बगैर निर्मला खूब खर्च करती थी। मेहमानों के सामने खाना परोसने की क्रॉकरी हो या चाय के कप, सब कुछ इम्पोर्टेड था। कुल मिलाकर निर्मला अपना क्लास मेंटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, ताकि समाज में उसका नाम बना रहे। कुछ दिन बाद मम्मी जी मेरे पापा का फोन आया है, वो आज शाम को मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने तो मिल भी लेगी अपने पापा से। दोपहर के 4 बजे। अच्छा बड़ी बहू, मुझे ना जरा काम है, मेरी एक सहेली है, उसको कुछ इमरजेंसी हुई है, इसकी वजह से ना मुझे उसके साथ अस्पताल जाना पड़ेगा। छोटी के घर वाले आएंगे, तू जरा संभाल लेना। आप जाइए माँ जी, मैं सब देख लूंगी, आप चिंता मत करिए। शाम के लगभग 5:30 बजे शालू के पापा और मम्मी उसके ससुराल पहुंचते हैं। अरे भाई ये क्रॉकरी कहाँ चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे क्रॉकरी छोड़, चाय तो तू ये वाले कप में भी लगा लेगी, लेकिन चाय के साथ देने के लिए स्नैक्स तो है ही नहीं। क्या आज फिर स्नैक्स गायब हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है भाभी, हमेशा तो यहीं रखे रहते, फिर आज ही कहाँ चले गए? अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा।
सस्ते से बिस्किट रखे हुए यहाँ पर। अब बताओ, मेहमानों के सामने ये बिस्किट ले जाते हुए हम अच्छे लगेंगे क्या? माँ जी की कोई सहेली आ जाती है तब तुम देखो कैसे माँ जी बढ़िया से बढ़िया चीज निकाल निकाल के टेबल पर सजाती है। और जब घर में हमारे रिश्तेदार आने वाले होते हैं तो माँ जी तो क्या, घर की क्रॉकरी, नाश्ते का सामान सब गायब हो जाता है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है। अरे कई बार से मैं लगातार इस बात को नोटिस कर रही हूँ कि जब भी हमारे मायके से कोई आने वाला होता है ना, तो पहले तो माँ जी गायब हो जाती है और फिर उसके बाद घर का सारा सामान। तुम्हें ये सब खटक नहीं रहा क्या? सच बताऊं भाभी, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तभी से मुझे ये सब खटक रहा है। लेकिन माँ जी का लिहाज करके कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ। ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है कि अचानक से माँ जी का कोई काम आ गया हो, माँ जी कहीं चली गई हो। लेकिन अब तो मेरा भी यकीन करने का दिल कर रहा है। फिलहाल ना तू अपने मम्मी पापा के सामने चाय नाश्ता लगा, उसके बाद आज शाम को माँ जी से बात करते हैं। शालू के पापा के जाने के बाद, माँ जी एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है जब भी हमारे घर से कोई आने वाला होता है, आपको अचानक कुछ जरूरी काम आ जाता है और आप घर से बाहर चली जाती हैं? अरे कैसे बेमतलब की बात कर रही है बहू तू? और तेरा मतलब क्या है? मुझे तेरे माँ बाप से मिलने में कोई परेशानी है क्या? मैं बता कर गई थी ना, मेरी सहेली को अस्पताल जाना है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। और इमरजेंसी कोई बता कर तो आती नहीं। अच्छा ठीक है माँ जी, मान लिया कि आपको इमरजेंसी थी और आप अपनी सहेली के साथ अस्पताल गई थी। लेकिन ये बताइए कि अस्पताल जाने से पहले घर की क्रॉकरी और मेहमानों के सामने परोसा जाने वाला नाश्ता, स्नैक्स सब कहाँ रख कर गई थी आप? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया बहू? तुम दोनों सीधे सीधे मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं क्रॉकरी छुपा कर जानबूझकर घर से भाग गई थी। अरे इतने भी कमजोर नहीं है हम लोग कि तुम्हारे माँ बाप को एक कप चाय ना पिला सके। दोनों के दोनों कामचोर हो एक नंबर की। अरे इधर उधर रख दिया होगा सामान और जब नहीं मिला तो मुझ पर इल्जाम लगाने चली आई। मैं क्या अपने साथ बांध कर लेकर जाती हूँ नाश्ता जो तुम्हें मिल नहीं रहा था? सास के बिगड़ते सुरों को देखकर दोनों बहुएं बेचारी चुप लगाकर वहां से चली जाती हैं। रसोई में आकर, देखा भाभी आपने कैसे माँ जी तिल मिला गई जब हमने क्रॉकरी के बारे में पूछा तो? मैंने तुझे कहा था ना शालू, कोई फायदा नहीं है माँ जी से कुछ भी कहने का। अरे वो अपनी गलती थोड़ी ना मान लेंगे। तूने देखा ना कैसे उल्टा हम पर इल्जाम लगा रही थी कि हम इधर उधर रखकर भूल गए हैं। अरे इतने साल से ये घर चला रही हूं मैं, किसी और मेहमान के आने के समय तो कभी कोई ग्लास कटोरी गायब नहीं होते। ऐसा क्यों होता है जब हमारे मायके से कोई आने वाला होता है ना, तो घर में ढंग के कप प्लेट दिखाई नहीं देते और ना ही नाश्ता। सिर्फ उसी दिन हर चीज का अकाल क्यों पड़ जाता है इस घर में? अगर ये बात सच है ना भाभी, तो ये वाकई बात शर्म की बात है। माँ जी हमारे घर वालों के साथ इतना सौतेला व्यवहार करती है। अरे इनके घर के नाश्ते और खाने की भूखे हैं क्या वो लोग? आज से पहले क्या उन्होंने कभी काजू बादाम नहीं खाए क्या? ये तो एक सम्मान होता है कि मेहमान के सामने इंसान बढ़िया से बढ़िया नाश्ता लगाता है। मेहमान कौन सा पूरा खाकर खत्म कर देते हैं। मेरे पापा तो आप भी वैसे जानती हैं, इतने उसूलों वाले हैं कि बेटी के घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करते। वो तो मैं ही किसी तरह अपनी कसम देकर चाय नाश्ता कराती हूँ। अरे शालू जाने देना, मुझे क्या बता रही है, मैं सब जानती हूँ। कोई भी लड़की वाला बेटी के घर खाने के लिए नहीं जाता। खराबी हमारे माँ बाप में नहीं, माँ जी की सोच में है और उनकी सोच को बदल पाना हमारे बस का नहीं है। तो छोड़ ना, क्यों अपना दिल जला रही है। 2 दिन बाद, अरे बहू देखना तो मेरे फोन से पता नहीं किसी को कॉल ही नहीं लग रहा, सिग्नल ही नहीं आ रहा मेरे फोन में। अरे मम्मी जी आपको किसी को कॉल करना है तो मेरे फोन से कर लीजिए ना। होता है कभी कभी मोबाइल में ना नेटवर्क नहीं आता। हाँ वो रुचि को फोन कर रही थी, तो अपना फोन दे जा, मैं बात करके अभी देती हूँ। सासू माँ बहू शालू का फोन लेकर अपने कमरे में जाती है और अपनी बेटी से बातें करने लगती है। भाभी मैं कहती थी ना, जब हमारे घर वाले आने वाले होते हैं तो माँ जी जानबूझकर सब कुछ छुपा कर जाती हैं। देखो मुझे इसका प्रूफ भी मिल गया। अरे छोटी क्या बात करी है, कैसा प्रूफ? दिखा मुझे भी। अरे भाभी दिखाने वाला प्रूफ नहीं है, सुनने वाला है। आप मेरे कमरे में चलिए, सब सुनाती हूँ। किचन में तो माँ जी मिनट मिनट पर आकर झांक कर जाती है। देवरानी की बात सुनकर नीलू उसके साथ उसके कमरे में पहुंच जाती है। अरे शालू दिखाना जल्दी से, क्या सबूत है? सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? भाभी कल माँ जी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिया था रुचि दीदी से बात करने के लिए। लेकिन देते समय माँ जी को ये बताना भूल गई कि मेरे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर लगा हुआ है और जो भी बातें उन्होंने दीदी के साथ की वो सारी मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई है। तो ऐसी क्या बात करी मम्मी जी ने दीदी के साथ? आप खुद ही सुन लो ना।
इतना कहकर देवरानी शालू मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। अरे रुचि बेटा, कैसी है तू? और बता कब आने वाली है? मम्मी देखती हूँ, आपको तो पता ही है ना, आपके दामाद जी को छुट्टियाँ कहाँ मिलती है। मैं तो कब से कह रही हूँ कि मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, लेकिन उनके पास समय ही नहीं रहता। अरे बेटा, समय तो निकालने से निकलता है, और ये घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां कभी कम थोड़ी ना होती है। इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच से समय निकाल कर और काम भी निपटाने पड़ते हैं। तू जल्दी से यहाँ आने का प्रोग्राम बना ले बेटा। मैं तब तक ना तेरे लिए गुजिया और आलू के चिप्स भी बनवा देती हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना, तू आएगी तो लेती आना। ठीक है मम्मी। और बताओ, आप बता रही थी उस दिन भाभी के मायके वाले आने वाले थे, फिर क्या हुआ उस दिन? अरे होगा क्या, इन दोनों के भूखे मायके वालों को मैं तो मुंह लगाती नहीं। अरे सब समझती हूँ, महीने में 2-3 बार बेटी के घर मुंह उठाकर चले आते हैं। क्या करने आते हैं तू ही बता। अरे भूखे है एक नंबर के। हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया माल खाने आते हैं, और क्या। इसीलिए मैं तो बहाने से निकल जाती हूँ, और ये महंगा महंगा जो नाश्ते का सामान रहता है ना, सब उठाकर अपनी अलमारी में रखकर ताला लगा देती हूँ। ठीक करती है मम्मी आप बिल्कुल। अरे जब रूखी सूखी चाय और पार्ले जी बिस्किट पर महीने में 2 चक्कर लगा जाते हैं ना, वो लोग तो काजू बादाम खिलाने पर पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो लगता है महीने के 10 दिन यहीं पड़े रहेंगे, और दिन में 4-4 बार खाना खिलाना पड़ेगा उन लोगों को, सो अलग। अरे बेटा, खूब समझ रही हूँ मैं। इतना बड़ा घर आज से पहले देखा तो है नहीं, इसलिए बस चले आते हैं महंगे बर्तनों में शाही खाना खाने के लिए। छी, कितनी गंदी सोच है माँ जी की। और हमारे घर वालों को क्या भिखारी समझती है? अरे वो लोग यहाँ पर खाने के लिए आएंगे क्या? वही तो भाभी, कोई भी मेहमान किसी के घर खाने पीने के लिए थोड़ी ना आता है। माँ जी की सोच तो वाकई बहुत ही छोटी और सस्ती है। क्या कहती हो, ये रिकॉर्डिंग सुनवा कर ले ले माँ जी को आड़े हाथ? अरे छोड़ ना, माँ जी ने ये सब बातें कहकर बहुत ही छोटा काम किया है, और उनसे ये सब कहकर हम उनकी तरह छोटे नहीं बनना चाहते। उनकी सोच उनको मुबारक। और वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है, कीचड़ में उतरने से ना कपड़े अपने भी गंदे होते हैं। समझदारी इसी में है कि कीचड़ से बच के किनारे से निकल जाओ। कुछ समझी या नहीं? हाँ भाभी, ठीक कह रही हो आप। सिर्फ घर बड़ा हो जाने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए सोच का बड़ा होना बहुत जरूरी है। अरे तू चिंता मत कर छोटी, इस दुनिया में समय आने पर हर चीज में बदलाव आता है। तू बस इंतजार कर, माँ जी की सोच भी ना एक दिन जरूर बदलेगी। अरे बहू देखो तो, आज पूर्ति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत बड़े घर का रिश्ता है। अरे समझ लो रजवाड़े हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समझ रही हो ना? हाँ हाँ माँ जी, समझ गई मैं। आप परेशान मत होइए, मैं सब संभालूंगी। अरे माँ, आप भी किसके हाथों में जिम्मेदारी सौंप रही हो? जैसी खुद है वैसा ही खाना बनाकर रख देगी मेहमानों के सामने। आपको कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए ना। इतने बड़े घर के लोग हैं, भाभी के हाथ का खाना थोड़ी ना पसंद आएगा उन्हें। आप रहने दो भाभी, आप ऐसा करना, आप बस मेरी हेल्प कर देना, खाना वही बनेगा जो मैं बताऊंगी। रुचि के बताए अनुसार पूरा खाना रेडी हो जाता है मेहमानों के आने के बाद। रुचि, सब तैयार है ना? ला थोड़ा खाना चखा दे, कुछ कमी होगी तो उसे ठीक कर लेंगे। रुचि अपनी माँ को टेस्ट कराने के लिए जैसे ही सब्जी निकालने जाती है, अचानक ही भगोना उसके हाथ से छूट जाता है। अरे क्या कर दिया तूने, सारा खाना फर्श पर फैला दिया। खीर मिठाई सब में सब्जी गिरा दी। अब मेहमानों के आगे क्या परोसूंगी? इतनी जल्दी तो दोबारा खाना भी नहीं बन पाएगा। हे भगवान, मैं क्या जवाब दूंगी मेहमानों को? आज तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी, अब घबराने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। मेहमान आ चुके हैं, आप जाकर उनके साथ हॉल में बैठिए। रुचि दीदी, आप भी जाइए माँ के साथ, हम दोनों कुछ करते हैं। अरे क्या करोगी तुम दोनों? ये रिश्ता तो समझो गया हाथ से। माँ जी, हम पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। बहू की बात सुनकर निर्मला जाकर मेहमानों के साथ बैठ जाती है, लेकिन अभी भी उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। लगभग 1 घंटे के बाद डिनर तैयार है, आप लोग खाने के लिए आ जाइए। निर्मला शालू की ओर हैरानी से देख रही थी। खा पीकर कुछ देर बाद मेहमान वापस लौट गए। मेहमान के जाने के बाद, अरे बहू, इतनी जल्दी खाने का इंतजाम कैसे हुआ? हमारे लोकेशन पर तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करो तब भी 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है डिलीवरी में। माँ जी, शालू ने अपने भाई को फोन किया और सारी बात बताई। शालू के भैया के खास दोस्त का अपने ही एरिया में 3 स्टार होटल है। भैया ने जाकर फटाफट फूड पैक कराया और यहाँ पहुंचा दिया। ऑर्डर देकर खाना लेने में तो काफी टाइम लग जाता। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहू, मुझे माफ कर दे।
मैंने हमेशा तुम दोनों के मायके वालों का अपमान किया, फिर भी मेरा मान सम्मान बचाने के लिए तेरे भैया अपना सब काम छोड़कर दौड़े चले आए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। शायद मुझे मेरे किए की सजा देने के लिए ही भगवान ने आज ऐसी परिस्थिति में फंसाया। आप माफी मत मांगिए माँ जी, बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। बेटा समर, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। आज तेरी और बहू की शादी की सालगिरह है ना। अरे माँ, सालगिरह हमारी है, उसमें आप इतना खुश क्यों हो रही हो? मैं खुश क्यों नहीं होंगी? तू मेरा इकलौता बेटा है। तेरी शादी की सालगिरह पर मेरा खुश होना तो बनता ही है। शाम को तुझे इसलिए जल्दी आने के लिए कह रही हूँ ताकि हम लोग मिलकर मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। अरे मम्मी, इतने साल हो गए मेरी शादी को, हर एनिवर्सरी पर आपका बस यही प्लान होता है, मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। आजकल नया जमाना है, लोग अपनी एनिवर्सरी पर डिनर करने जाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, और हम आपके साथ हर साल एनिवर्सरी पर बस मंदिर जाते हैं। इस बार ना मेरा मंदिर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं ईशा के साथ रात को डिनर पर जा रहा हूँ। प्लीज माँ, आज एनिवर्सरी है, हमारी थोड़ी प्राइवेसी का ख्याल रखिए। अकेला ही जाऊंगा मैं। बेटे की बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी आंखों में आंसू छिपाए अपने कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में जाकर आजकल के बच्चों को जरा भी लिहाज नहीं कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। अगर मैं हर बार एनिवर्सरी पर इनको मंदिर लेकर जाती हूँ तो इनके भले के लिए ही तो ले जाती हूँ। मैंने तो हमेशा इनके बारे में अच्छा ही सोचा है। कुछ देर बाद पूजा ने खुद को सामान्य किया और बहू के पास जा पहुंची। ईशा बहू, आज तेरी एनिवर्सरी है ना, इसलिए तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। पता है पूरे मार्केट में एक यही साड़ी थी जो मुझे एक नजर में भा गई थी। समर कहकर गया है शाम को तुझे डिनर पर ले जाएगा। ऐसा करना बेटा, यही साड़ी पहनकर जाना। मम्मी जी, अगर आपको साड़ी बहुत पसंद आई थी तो आपको अपने लिए खरीदनी चाहिए थी। अब अपनी एनिवर्सरी पर मैं बाहर क्या पहनकर जाऊंगी ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना। आप बाजार जाकर ना अपने लिए कपड़े खरीदा करो। हर महीने 2 महीने में आप साड़ियां उठाकर ले आती हो और फिर उसके बाद मुझे उन्हें पहनना पड़ता है। अरे बेटा, तू तो जानती है बाजार जाकर मुझे अपने लिए तो कुछ सोचता ही नहीं। दिल करता है बस अपने बच्चों के लिए ही शॉपिंग करूं। और बेटा मैं करूंगी भी क्या इन महंगे कपड़ों का, मुझे कहाँ जाना रहता है। अरे मम्मी जी, अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि आपको हमारे लिए शॉपिंग करनी पड़े। हमें जो चाहिए होगा हम बाजार जाकर खरीद लेंगे। आप बाजार जाती है ना तो अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर लाया कीजिए। पता नहीं आज इन दोनों को क्या हो गया है जो इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। सुबह समर मुझे सुना गया और अब ये बहू बिगड़ रही है। 2 दिन बाद। अरे माँ जी, अभी तक आप घर पर ही हैं? आपको तो आज किटी के लिए जाना था ना। अरे नहीं बहू, तुझे पता ही है कि मुझे ये किटी विटी पसंद नहीं है। समय की बर्बादी है बस। मुझे तो अपने बच्चों के साथ घर पर रहने में अच्छा लगता है। और वैसे भी तू अभी ऑफिस से आई है, अगर मैं भी चली जाती तो खाना कौन बनाता। अरे तू छोड़ना ये सब, चला जा, हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैंने चाय रखी हुई है। ओफो माँ जी, क्या जरूरत थी आपको खाना बनाने की? मतलब खाना बनाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ किटी नहीं गई? माँ जी, किसने कहा आपको रोज रोज घर पर बैठकर खाना बनाने को? और हमारा तो प्लान बन चुका था कि हम खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। अब आपकी ये रूखी सूखी दाल रोटी मुझे नहीं खानी। एक दिन भी अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते हम इस घर में। मैंने इतने प्रेम से खाना बनाया, इनके खाने पीने की दिक्कत ना हो इस चिंता में मैं अपने दोस्तों से मिलने तक नहीं गई और ये मुझे ही तेवर दिखा रही है। लगता है जैसे किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। देख बहू, अगर तुम्हें बाहर से खाना मंगवाना था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया और तू ऐसे जता रही है जैसे मेरे हाथ का खाना खाने में तुझे बड़ी तकलीफ हो रही हो। अरे तो मत बनाया कीजिए ना, किसने कहा है आपसे कि मेरे आने से पहले सब कुछ बनाकर रखने को? सास पूजा को बेटी बहू का ये रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूजा के पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। समर पूजा का इकलौता बेटा था। पति की मौत के बाद पूजा ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे समर पर ही लगा दिया था। कुछ समय बाद समर की पढ़ाई खत्म हुई और वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। शादी की उम्र होने पर समर की शादी ईशा के साथ हुई और ईशा पूजा के घर दुल्हन बनकर आ पहुंची। जैसा कि हर परिवार में होता है, बहू के आने के बाद घर की एकता में फूट पड़ जाती है, लेकिन पूजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूजा अपनी बहू ईशा को भी उतना ही प्रेम दिया करती जितना वो अपने बेटे समर को दिया करती।
ईशा को उससे कभी भी अपनी बेटी से कम नहीं समझा था। ईशा और समर के ऑफिस जाने के बाद पूजा पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। सुबह उठकर दोनों बेटे बहू को नाश्ता और खाना तैयार करके देती। उनके जाने के बाद घर के सारे काम खुशी खुशी निपटाती और शाम को भी बेटे बहू के आने से पहले चाय, नाश्ता, खाना सब बनाकर तैयार रखती। हर पल उसके मुंह पर सिर्फ बेटा और बहू का ही नाम रहता। खुद के लिए जीना तो जैसे पूजा ने सीखा ही नहीं था। अपने जीवन का हर पल वो जैसे परिवार के नाम कर चुकी थी। अरे मम्मी जी, आप मेरे आने से पहले ही क्यों खाना बना देती हैं? मैं आकर बनाऊंगी ना। और अब आपकी कोई उम्र थोड़ी ना रही है कि आप इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अकेले संभालें। कम से कम एक मेड तो रख लीजिए। अरे बेटा, अगर तेरी जगह मेरी बेटी ऐसे ऑफिस जा रही होती तो क्या ऑफिस से थक कर घर पहुंचने पर मैं उससे खाना बनवाती? बेटा, ये बात सोचने की तुझे जरूरत नहीं है कि तू अपने ससुराल में है। मेरे लिए तो तू ही मेरी बेटी है और तू ही बहू। ऑफिस में भी तो 8-8 घंटे काम करके आती है। अरे घर आकर तो आराम से बैठकर मेरे साथ बातें किया कर। धीरे धीरे समय बीता और बहू ईशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूजा का जीवन अब ईशा और समर के अलावा पोती समीक्षा के आसपास घूमने लगा था। माँ जी, समीक्षा बहुत छोटी है। अगर मैं इसे छोड़कर ऑफिस चली जाऊंगी तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं उसे छोड़कर अब वापस से ऑफिस जा पाऊंगी। हर समय मुझे उसकी ही चिंता लगी रहेगी। अरे ईशा, तुम क्यों चिंता करती हो? ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे होने के बाद लड़कियां नौकरी छोड़ देती है। अरे हम बच्चे की केयर करने के लिए कोई बेबी सिटर रख लेंगे। अरे बेटा, क्यों चिंता करती है? तेरी माँ है ना घर में। तो निश्चिंत होकर ऑफिस जा। समीक्षा को संभालने के लिए घर पर मैं हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नन्ही सी 6 महीने की समीक्षा दादी की गोद में खेलते हुए 3 साल की हो गई। आज के दिन देख चंपा, कल से तुझे समय से आना है। घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा सब तेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, कुक को भी कह देना खाना तीनों टाइम एकदम ताजा और कम तेल मसाले का बनाना है। समझ गई? अरे बहू, क्या जरूरत है 2-2 काम वाली रखने की? पता है ना, काम वाली ही होती है। चाहे इन्हें कितना भी पैसा दे दो, इनसे कभी भी अपने मन का काम नहीं करा पाओगे। और फिर मैं घर में खाली ही तो रहती हूँ। अब घर के सारे काम करने के लिए तू नौकरानी रख लेगी तो मैं घर में बैठ कर क्या करूंगी? अरे माँ जी, आप घर में खाली रहती हैं तो अपने खालीपन का कुछ इलाज करिए ना। अपनी सहेलियों से मिलिए, भजन कीर्तन करिए, सत्संग में जाइए। इतना ही नहीं, जिम करना शुरू कर दीजिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप खाली है तो घर में बैठकर झाड़ू पोछा करेंगी। और देखिए माँ जी, मेरा घर है, मुझे अपने तरीके से संभालने दीजिए। बहुत संभालिए आपने, अब मेरी बारी है। आप तो अब घर से रिटायरमेंट ले लीजिए बस। बहू ईशा ने घर के काम के लिए 2 नौकरानियां रख ली थी। इतना ही नहीं, बच्चे की देखभाल के लिए भी घर पर आया आने लगी थी। समर और ईशा तो अपनी ही दुनिया में मगन हो गए हैं और आकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। लगता है मैं उन्हें घर में दिखाई देनी ही बंद हो गई हूँ। ना कोई मुझसे ढंग से बात करता है, ना हाल चाल पूछता है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा होना ना होना उनके लिए मायने ही नहीं रखता। पहले तो घर के काम में दिन कट भी जाता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है ये पहाड़ जैसा दिन बीत ही नहीं रहा। शायद बहू ठीक ही कह रही थी। अपने अकेलेपन का मुझे कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। नहीं तो ऐसे अकेले बैठे बैठे तो मैं पागल हो जाऊंगी। जिन बच्चों के लिए मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, कभी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ समय नहीं बिताया, परिवार को ही अपनी प्राथमिकता समझा। आज उन्हीं बच्चों को मेरा उनके साथ हंसना, बोलना, उनके लिए चिंता करना दखल अंदाजी लगने लगा है। घर की शांति बर्बाद ना हो इसलिए पूजा बेटे और बहू से उनके बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहती और अब वो खुद को व्यस्त रखने के तरीकों के बारे में सोचने लगती है। सबसे पहले उसने पार्क में जाकर अपने हम उम्र लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाने के बारे में सोचा, इसलिए अब वो नियम से पार्क में जाकर बैठने लगी थी। अरे भाई, आज तुम यहाँ पार्क में कैसे नजर आ गई? क्या बात है, आज काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, बहू ने घर के कामों के लिए फुल टाइम मेड लगा ली है। अब घर पर तो कुछ काम रहता नहीं। कितनी देर बंदा टीवी में दिमाग खपाए तो मैंने सोचा चलो पार्क या मंदिर ही हो आती हूँ। अरे बहन जी, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, हम लोगों ने तो अपनी सारी जिंदगी घर गृहस्थी चलाने और बच्चों को काबिल बनाने में गुजार दी। अब जब बच्चे काबिल बन गए, अपनी घर गृहस्थी संभालने लायक हो गए, तो क्यों ना हम लोग कुछ दिन अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी ले। और सही बताऊं तो जो मजा इस उम्र में है ना, वो तो कभी जवानी में भी नहीं था। अब आप ही सोचिए, इस उम्र में ना तो हमें बच्चों को टिफिन बनाकर देने की चिंता है, ना पति के ऑफिस से आकर उनके नखरे झेलने की।
अरे आजाद पंछी है हम लोग, जब मन किया मंदिर में भजन कर लेंगे, जब मन किया चल दिए झोला उठाकर सहेलियों से मिलने। अरे अपनी मस्ती में जी रहे हैं अब तो। असली मजा तो इस रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी में ही है। क्यों, क्या कहती हैं आप? हाँ जी, ठीक कहा बहन जी आपने। वैसे मैं भी अब तक घर गृहस्थी ही चला रही थी, लेकिन अब लगता है आपकी बात भी गलत नहीं है। जीवन भर बच्चों के मोह में बंद करना, हमने कभी अपने मन का कोई काम किया नहीं, ना किसी से दोस्ती की, ना घूमे फिरे, बस काम करते करते ही इतनी उम्र बिता दी। कभी ख्याल ही नहीं आया कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हम बुजुर्ग अपने बच्चों, नाती पोतों से चाहे जितना प्रेम कर लें, लेकिन एक समय के बाद ना हमारा प्रेम भी उनके लिए बेड़ी बन जाता है। आज के समय में बच्चे आजाद होकर जीना चाहते हैं, हमारा प्रेम उन्हें बंधन की तरह लगता है। अगर परिवार की सुख शांति चाहिए ना, तो इन बेड़ियों को खोल देने में ही समझदारी होती है। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ बहन जी। अब से मैं भी ना आप लोगों के साथ समय बिताऊंगी। सच में आपसे बातें करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। अरे पूजा जी, हम तो हमेशा से ही आपको भजन, कीर्तन, किटी पार्टी हर चीज के लिए बुलावा भेजते हैं, लेकिन आप कभी हमारे साथ मिलती जुलती ही नहीं। हमें तो यही लगता था कि शायद आप हमारे साथ उठना बैठना पसंद ही नहीं करती हैं। अरे नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो कहना बहन जी, बस कुछ बातें ना समय के साथ ही समझ में आती है। आप ये समझिए कि मेरी समझ थोड़ी सुस्त है, बातों को समझने में थोड़ा समय ज्यादा लेती हूँ, लेकिन आप समझ गई हो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों का जो भी प्रोग्राम हो ना, मुझे भी जरूर शामिल करिएगा उसमें। शुरू में तो घर से बाहर निकलकर सबसे मिलने जुलने में पूजा को काफी समस्या आई, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों से मिलने जुलने में सहज हो गई। देखते ही देखते पूजा का जीवन के प्रति नजरिया ही बदल गया था। पहले घर में पुराने गले कपड़े पहनकर दिन भर बच्चों के आगे पीछे घूमने वाली पूजा से अब वो एक हमेशा खुद को मेंटेन करके रखने वाली, दोस्तों के साथ फोन पर घंटों बातें करने वाली, सहेलियों के साथ टूर पर जाने वाली पूजा बन गई थी। किटी पार्टी हो या भजन संध्या, दोस्तों के साथ समय बिताने का कोई भी मौका वो मिस नहीं करती थी। बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा फासला करने के बाद उसे समझ में आ गया था कि घर, परिवार और बच्चों के अलावा भी एक दुनिया है जिसमें उसने कभी कदम ही नहीं रखा था। ये देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बताइए कैसी है। साड़ी तो बहुत अच्छी है बेटा। अच्छा चल ठीक है, तू लाई है तो रख दे इसे। इस महीने की किटी में ना मैं यही साड़ी पहनकर जाऊंगी। आपका ये रूप देखकर ना मम्मी जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको पता है, पहले मैं जब भी आपके लिए कोई कपड़ा लेकर आती तो आप मुझे क्या जवाब देती? अरे बेटा, मुझे कहाँ जाना है नए कपड़े पहनकर, मेरे लिए ये सब डिजाइनर कपड़े मत लाया कर, बिना बात पैसे बर्बाद करती है, इतने पैसे में तो अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लाती। मैंने हमेशा आपको घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए सोचते हुए और उनके आगे पीछे भागते हुए ही देखा। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए जीते हुए बिता दे। इसीलिए मम्मी जी, पिछले दिनों में हम लोगों ने आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया ना, वो इसीलिए किया ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोगों के अलावा भी आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी एक जिंदगी है जिसे जीना बहुत जरूरी है। क्या मतलब तुम दोनों जो इतने दिन से मुझे इग्नोर कर रहे थे, वो सब तुम दोनों की सोची समझी साजिश थी? तुम्हें कुछ एहसास भी है कि इतने दिनों में मैंने कैसा महसूस किया? एक दिन की बात है माँ, मैं ऑफिस से घर आ रहा था, नीचे मुझे रंजन आंटी मिली। अरे बेटा, मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं तो आंटी, मम्मी तो एकदम ठीक है। क्या हुआ आपको, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, बस तुम्हारी मम्मी ना एकदम घर से बाहर ही नहीं निकलती, न किसी से मिलती जुलती है, न कहीं आती जाती है। इतना ही नहीं, अभी कल परसों किटी पार्टी थी, हमने इनविटेशन भेजा तो वो वहां भी नहीं आई। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ तबीयत खराब रहने लगी हो, इसीलिए सबसे मिलना जुलना छोड़ रखा हो। अरे नहीं आंटी, उनके पास कुछ काम होगा इसीलिए नहीं आ पाई होंगी। समर इतना कहकर 2-4 कदम आगे ही बढ़ा था कि रंजन आंटी के पास खड़ी एक औरत उनसे कहती है, अरे बहन जी, आपको नहीं पता क्या, घर से बाहर कैसे निकलेगी बेचारी, इन लोगों ने नौकरानी बनाकर रखा हुआ है घर में। अरे आज के जमाने में ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन वाली ना लगी हो।
लेकिन इनके घर में इनकी बूढ़ी माँ पूरा दिन सफाई करती है, खाना बनाती है। इतना ही नहीं, अपनी छोटी सी बच्ची बिना माँ के पास छोड़ रखी है उन्होंने, उसकी देखभाल भी यही करती है। अरे जवान जवान औरतों से नहीं हो रहे घर के इतने सारे काम, अकेले ये इस उम्र में कैसे कर पाएगी भला। इसीलिए बेचारी को अपनी सूध ही नहीं है। अरे अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं अचानक मिलने चली गई थी, ऐसी हालत बना रखी थी, क्या बताऊं। बेचारी को अपने बाल संवारने का समय भी नहीं है, ऐसे ही बेतरतीब से कपड़े पहने रहती है, लगता ही नहीं घर की मालकिन है। देखकर लगता है कोई आया वाया होगी, लेकिन इनके बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे इतना मोटा पैसा कमा रहे हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन माँ की कोई कदर नहीं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये पूजा, जो अपनी पूरी जिंदगी बेटे बहू के ऊपर झोंक दे रही है। दोनों आंटी की बात सुनकर मुझे बड़ा जोर का झटका लगा। उनकी बात सुनने में कड़वी जरूर थी, लेकिन सच थी। अब सुबह से लेकर रात तक हम तीनों के पीछे तो दौड़ती रहती है, ना ढंग के कपड़े पहनती है, ना अच्छे से खाती पीती है, बस हरदम बेटा बहू और पोती। इसके अलावा तो आपके मुंह से कोई और शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं। कितनी बार हमने आपसे कहा कि एक कामवाली रख लीजिए, लेकिन आपको तो अपने हाथ से पकाकर खिलाने में ही अच्छा लगता है, इसीलिए आप किसी मेड को घर में रुकने ही नहीं देती। इसीलिए मैंने और ईशा ने मिलकर प्लान बनाया कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो अब हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तभी आपको समझ में आएगा कि सिर्फ बच्चों के पीछे दौड़ते रहना जरूरी नहीं, अपने बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी होता है। जब हम लोगों ने आपके साथ कुछ दिन बेरुखी से बात की, तब आपको ख्याल आया कि आपकी अपनी भी एक जिंदगी है जिसे आप हमारे बिना भी जी सकती है। अब खुद ही देख लीजिए माँ, आपके अंदर कितना बदलाव आया है। पिछले 2 महीने में आपके रहने खाने पीने हर चीज का ढंग बदल गया है। आप पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आती है। इसमें कोई बुराई नहीं है माँ, अपने लिए मी टाइम निकालना और थोड़ी सी फुर्सत चुरा लेने का हम सभी का अधिकार होता है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन प्यार का मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने जीवन का एक एक मिनट किसी दूसरे के नाम कर दें। हमारी जिंदगी पर सबसे पहला अधिकार हमारा खुद का होता है, उसके बाद पति, बच्चे, माँ बाप या किसी और का। बेटे की बात सुनकर पूजा ने बेटे और बहू दोनों को प्यार से गले लगा लिया। कहने को तो समर और ईशा पूजा के बच्चे थे, लेकिन आज उन्होंने उसे जीवन का एक बहुत जरूरी पाठ पढ़ा दिया था। अरोरा परिवार में कई सालों बाद एक लव मैरिज हो रही थी। सीमा के छोटे बेटे रिहान ने अपने लिए रंगोली को पसंद किया था। दोनों कॉलेज में साथ थे, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। रिहान ने भी जब घर में अपनी और रंगोली की बात की तो किसी भी बड़े ड्रामे के बिना सबने दोनों को हंसी खुशी शादी के लिए हाँ कह दिया। और बस आज इन दोनों की सगाई की तैयारी चल रही है। कमला जी, आपने मेरी होने वाली छोटी बहू की फोटो देखी कि नहीं? अरे अब शाम को तो सामने देखना ही, उसे फोटो देखकर क्या करूं सीमा। बात तो आपकी भी सही है। आज दोनों की शाम को सगाई है, वहां आप देख लेना कितनी खूबसूरत है मेरी होने वाली छोटी बहू। मैंने भी तारीफ बड़ी सुनी है रंगोली की खूबसूरती की, मुझे भी देखना है हमारे रिहान ने किसे पसंद किया है। अरे मौसी जी, आपको लगता है कि मैं किसी अरे गहरे को अपना दिल दे दूंगा? हाँ, अब तो देवर जी की नजरों के सामने बस रंगोली की ही तस्वीर घूमती रहती है। क्यों देवर जी? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आप सबसे पहले हो, आपसे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। बस मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है देवर जी। अच्छा, मैंने सुना है फैशन की बड़ी नॉलेज है रंगोली को, कपड़े गहने मेकअप सब कुछ बड़े ही ध्यान से पसंद करे उसने। हाँ मम्मी जी, उसे ऐसा वैसा तो कुछ पसंद ही नहीं आता। उसने सगाई का लहंगा भी सबसे अलग पसंद किया है। वो कह रहे थे कि बहुत महंगा भी है। उसके मैचिंग झुमके, चूड़ियां, मेकअप सब कुछ अलग से पसंद किया है उसने। अच्छा, ऐसा क्या खास है? जरा हमें भी तो दिखाओ फोटो रिहान। अरे मामी जी, फोटो तो उसने हमें भी नहीं दिखाई, कह रही थी भाभी सरप्राइज है सबके लिए। फिर तो देखना ही पड़ेगा, आखिर उसकी सगाई के लहंगे में ऐसा है क्या? हाँ, वो तो शाम को पता चल ही जाएगा। मेरे वक्त तो मैंने मम्मी का सूट पहन लिया था, ना कुछ आता जाता था और ना ही मुझे इतनी समझ थी। कोई बात नहीं वंशिका, देवर की शादी में तू भी अच्छे से कपड़े पहन लेना। हाँ वंशिका, और दिलीप की शादी तो बस यूं ही हो गई, घर की शादी थी ना कोई फोटो शोटो लिए थे ज्यादा और ना ही इतनी तैयारियां की थी। अब उस वक्त इतना किसी को पता भी तो नहीं था, लेकिन अब तो रंगोली आ गई है, उसे तो हर चीज का शौक है। देखो तो सगाई के लिए भी कितनी तैयारियां की है।
नया लहंगा, नए गहने, फोटोग्राफर और पता नहीं क्या क्या। हाँ, इस बार तो हम सब कुछ बड़े ही धूमधाम से करेंगे। हाँ, मैंने तो दिलीप से कह दिया है कि हम भी ढेर सारे फोटोज निकलवाएंगे भाई। रिहान और रंगोली की सगाई के लिए सब लोग बड़े ही उत्साहित थे। सगाई के लिए सब लोग तैयार हो गए थे। घर में सारे मेहमान आना शुरू हो गया था और अब सबको इंतजार था तो रंगोली की एंट्री का। अरे कहाँ रह गई आपकी रंगोली देवर जी? वो बस आती होगी, उसका फोन आ गया है। तुमने तो उसकी इतनी तारीफ कर दी है, मेरा तो मन हो रहा है उसे देखने का। अरे बस थोड़ा सा और सब्र कीजिए मामी जी, आती होगी। ये लो, आ गई रंगोली। रंगोली ने बड़े ही धमाके के साथ अपने ससुराल में एंट्री ली। उसने पिंक रंग का बड़ा ही सुंदर लहंगा पहना हुआ था और उस पे बड़ा ही सुंदर मेकअप करवाया था। उसे देखकर मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे सच में रंगोली तो बड़ी ही सुंदर लग रही है। कितना सुंदर पिंक रंग का लहंगा है। अब पता चला कि वो क्यों नहीं दिखा रही थी अपने लहंगे की फोटो, कहीं कोई और कॉपी कर लेता तो। रंगोली बहू, तुम सच में बड़ी ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी। अरे अब बताओ तो सही, ये सब कहाँ से लिया? मामी जी, ये पिंक रंग का लहंगा बड़ा ही महंगा है। सच कहूँ तो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन 2-3 लाख का मुझे पड़ा है। क्या? 2-3 लाख का? सगाई में तुमने 2-3 लाख का लहंगा पहना है, तो शादी में कितने लाख का लहंगा पहनोगी? हो तो आप ही सोच लीजिए मौसी जी, कितने लाख का होगा शादी का लहंगा इसका। लेकिन बड़ा ही सुंदर है। सच में तुमने तो सबके मुंह ही खुले रख दिए। सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और तुम्हारे लहंगे की तारीफ कर रहे हैं बस। अब दुल्हन हो तो इतना भाव तो मुझे मिलना ही चाहिए, है ना भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो जो लोग सगाई में आए ना, उन्हें इंतजार रहेगा कि कब वो लोग शादी का लहंगा देखेंगे तुम्हारा, है ना माँ जी? हाँ, लेकिन अब सगाई की रस्म कर ले पहले। हाँ हाँ, सगाई कर लो, उसके बाद तो रंगोली शादी की शॉपिंग ही शुरू कर देगी लगता है। रंगोली के 2 लाख के लहंगे की चर्चा पूरी सगाई में होने लगी थी। लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखे जा रहे थे। रंगोली को इतना भाव मिल रहा था, ये देखकर उसकी माँ भी बड़ी ही खुश हो रही थी। अब तो तू खुश है ना रंगोली बेटा? तू कह रही थी मेरी सगाई में मुझसे सुंदर कोई नहीं लगना चाहिए। देख, अब सब लोग तेरे और तेरे लहंगे की तारीफ कर रहे हैं। हाँ माँ, मेरी सगाई हो और मुझसे ज्यादा कोई सुंदर लगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई ना? माँ, ये तो बस सगाई है, अब तो मेरी शादी बाकी है। आप देखिएगा, मैं ऐसा लहंगा लूंगी अपनी शादी में कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब तो तेरी शादी में 2 महीने बाकी है, तब तक सब हो जाएगा। सगाई में रंगोली ने अपने लहंगे से धूम मचा दी थी और सबकी तारीफें बटोरी थी। अब तो उसे और भी ज्यादा इच्छा थी कि वो अपनी शादी में सबकी आंखों में अलग से चमके, इसलिए अब वो और भी ज्यादा उत्साहित और चूजी बन गई थी। अरे रंगोली बेटा, तुम यहाँ आओ आओ। जी माँ जी, मैंने सोचा कि आज मामी जी और मौसी जी जा रहे होंगे तो मैं उनसे मिल लेती हूँ जाने से पहले। अरे बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया। हम भी अभी बस तुम्हें याद कर रहे थे। कल सगाई में तुम सबसे प्यारी लग रही थी। हाँ, हमने आज तक इतना सुंदर लहंगा कभी नहीं देखा। सच में वो 2 लाख का है क्या बेटा? अब मौसी जी मैं क्या ही कहूँ, आप तो मेरी चॉइस को पहचान ही गए होंगे। मुझे ऐसी वैसी चीजें पसंद ही नहीं आती। 2 लाख का लहंगा पसंद आया तो मैंने ले लिया। लेकिन अब शादी में तुमने क्या सोचा है? कितने लाख का लहंगा लेने वाली हो बेटा? देखती हूँ, अगर कोई 8-10 लाख तक का मिल जाता है तो ठीक है। 8-10 लाख का लहंगा? सीमा, मुझे तो लगता है कि शादी में मुझे जल्दी ही आना होगा। मुझे भी देखना है इतना महंगा लहंगा आखिर होता कैसा है। मेरी शादी में तो मैंने 1100 रुपए वाला सूट पहना था। बोलो भाभी, आपकी शादी को 8 साल भी हो गए हैं और मुझे लगता है शायद आपको उस वक्त इतनी जानकारी भी नहीं होगी, है ना? हाँ, मुझे इतनी कपड़ों की और लहंगों की कोई समझ भी नहीं थी। जो हाथ आया वो पहन लिया। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे तो अच्छे से अच्छी चीज ही पसंद आती है। मैं तो खुद का ही नहीं बल्कि रेहान की शेरवानी भी खुद ही पसंद करने वाली हूँ। वंशिका, तेरी देवरानी ने तो तुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। हाँ, ये बात तो सही है। मैं तो अपने कपड़े की फोटो भी तुझे भेजूंगी, तू मुझे बताना मैं क्या पहनूं। जरूर मौसी जी, आप मुझे वीडियो कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी आप पर क्या सूट हो रहा है।
अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बता देना मैं क्या पहनूं, क्योंकि मैं भी ना वंशिका की तरह ही हूँ, मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आता। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। वंशिका मैं तो कहती हूँ तू भी इस बार अपनी देवरानी से ही अपने कपड़े पसंद करवा लेना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी शादी की तरह इस बार भी कुछ भी पहन ले। रंगोली की तारीफ सुनकर वंशिका के मन में भी थोड़ी नाराजगी तो जाग गई थी, लेकिन उसे भी पता था कि रंगोली उससे कहीं ज्यादा आगे है इन मामलों में, इसलिए वो अपना गुस्सा अपने पति दिलीप पर उतार रही थी। हमारी शादी के वक्त आपने कुछ ध्यान दिया होता तो आज हम भी रंगोली और रिहान की तरह सबके बीच चर्चा का विषय बन चुके होते। अरे लेकिन मुझे कहाँ पता है कि शादी में क्या पहनना होता है क्या नहीं। वही तो बात है ना, आप है ही इतने भोले भंडारी, जो हाथ आया पहन लिया। यहाँ रिहान को देखो, उसने अपनी सगाई पर भी डिजाइनर कुर्ता पहना था। सब लोग रंगोली और रिहान को कितना भाव दे रहे थे, और हम दोनों ने तो उनकी सगाई पर भी मैंने वही पुराना सूट और पुरानी शर्ट पहनी थी आपने। हाँ, लेकिन अब रंगोली को इतनी समझ है कपड़ों की, फैशन की, मेकअप की, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मुझे अक्ल नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? अरे मैं कहाँ कुछ ऐसा कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि रंगोली बहुत होशियार है इस मामले में। हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझे ही कपड़े लेने नहीं आते। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, रिहान की शादी में अब तुम्हें जो लेना हो वो ले लेना, बस तुम जैसे कपड़े कहोगी मैं वैसे ला कर दूंगा तुम्हें। इस बार मैं भी अच्छा सा कोई लूंगी, देखना। तुम्हें पता है ना कौन सा लहंगा लेना है? अरे आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपको क्या लगता है सब कुछ बस रंगोली को ही पता है? अरे नहीं, तुम इस बार ऐसा लहंगा लेना कि सब लोग देखते रह जाए। दिलीप ने वंशिका को कह तो दिया था, लेकिन वंशिका को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लहंगा ले, इसलिए वो रंगोली पर नजर रखे हुए थी कि शायद उसे कुछ जानकारी मिल जाए। अरे रंगोली बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो मैं बस रिहान के कमरे में जा रही थी, उसे डिजाइनर से बात करवानी थी। अच्छा, वो जरा नहाने गया हुआ है। तब तक वंशिका और मेरे साथ नाश्ता कर लो, आजा। हाँ देवरानी जी, कभी हमारे साथ भी बैठ जाइए। ठीक है, जब तक रिहान आता है मैं तब तक यहीं बैठ जाती हूँ। आ जाओ बेटा। और बताइए देवरानी जी, हो गई आपकी शॉपिंग? अरे कहाँ भाभी, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। अरे अभी तो आप कह रही थी डिजाइनर से रिहान की बात करवानी है। हाँ, लेकिन अभी रिहान की शेरवानी पसंद की है। मेरा लहंगा तो आपको पता है ना कितना भारी होने वाला है। मुझे ऐसी हाँ, आपको ऐसी वैसी चीज पसंद नहीं आती, समझ गई मैं। वैसे आप बनवा कहाँ से रही हैं अपना लहंगा? हमें भी बताइए, हम भी कुछ नया पहने। सॉरी भाभी, आपको नहीं बता सकती। वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा लहंगा सबसे अलग सा हो, क्योंकि दुल्हन का लहंगा ही सबसे अच्छा और अलग सा होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं भी देख रही हूँ कोई अच्छा सा लहंगा मिल जाए। जी, आप ना चांदनी चौक में देख सकती हैं, आपके लायक वहाँ कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। अरे रंगोली बेटा, जरा मुझे भी बताना मैं क्या पहनूं शादी में, तुझे तो कपड़ों की काफी परख है। बिल्कुल मम्मी जी, मैं आपको कुछ सूट्स दिखाती हूँ। हाँ बताओ बेटा। ये तो बताने से रही, अब मैं क्या करूं। नहीं वंशिका, तूने अपनी शादी में भी कुछ खास नहीं पहना था, और अब भी ऐसा ही पहनेगी तो सब लोग तुझ पर हंसेंगे। लेकिन कहां से लूं अच्छा सा लहंगा? रंगोली अपना सरप्राइज किसी के सामने बताना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि शादी वाले दिन वही सबसे खूबसूरत लगे और सबकी अटेंशन उसे ही मिले, और दूसरी तरफ वंशिका भी इस बार किसी की हंसी का कारण नहीं बनना चाहती थी। क्या हुआ, इतनी देर रात तक फोन में क्या देख रही हो? लहंगा। तुम्हारी सुई अभी तक लहंगे तक ही अटकी हुई है। इस बार ना कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अच्छा सा लहंगा पहन कर दम लूंगी। देखो, तुम अच्छा सा लहंगा लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मत सोचो कि रंगोली के 10 लाख के लहंगे से अच्छा होगा, क्योंकि 10 लाख के लहंगे के सामने किसी का भी लहंगा फीका ही लगने वाला है। बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं अपने लिए एक बेस्ट लहंगा तो लेकर ही रहूंगी। लहंगे की तलाश करते करते शादी के 2 महीने भी बीत जाते हैं, और आज शादी के मंडप में रंगोली जब तैयार होकर आती है तब सबकी नजर उस पर अटक जाती है। सबकी जुबान पर 10 लाख के चर्चे थे। वाह, क्या लहंगा है, कितना सुंदर है ना। हाँ, 10 लाख का लहंगा है, सुंदर तो होना ही था। वंशिका देख। अरे वंशिका कहाँ है? पता नहीं, बारात के साथ तो हमारे साथ ही आई थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई।
अरे वो कपड़े बदलने गई है, बस आती होगी। अरे कपड़े बदल कर क्या फायदा, रंगोली के सामने तो। अरे वंशिका को तो देखो जरा। ये वंशिका है? ये तो दुल्हन से भी सुंदर लग रही है इस लहंगे में। सच कहा, इतनी सुंदर तो वो अपनी शादी में भी नहीं लगी जितनी सुंदर आज लग रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वंशिका ने इतना सुंदर लहंगा लिया है। मुझे पता होता तो मैं भी उससे ही कहती मेरा लहंगा पसंद करने को। सच कहा, रंगोली का लहंगा इस वंशिका के सामने पानी भर रहा है। प्रणाम मौसी जी, मामी जी, क्या हुआ?